Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 4, the Union Judiciary, the Supreme Court. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with jurisdiction and functions of the Supreme Court. बेटा इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि भाई जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसके क्या क्या काम हैं, क्या क्या कार्य हैं, ठीक है, वो कौन कौन से फंक्शंस हैं जो कौन परफॉर्म करता है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फंक्शंस का मतलब क्या होता है बेटा, कार्य, काम। ठीक है, अब साथ ही साथ ज्यूरिडिक्शन की मीनिंग को भी यही समझे। ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, क्षेत्र अधिकार, लीगल पावर और अथॉरिटी। ध्यान से सुनो, इस वर्ड के मीनिंग को यहीं पे लर्न कर लो। ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, लीगल पावर और अथॉरिटी। ठीक है, वो एरिया जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट अपने पावर को यूज़ कर पाए वो क्या होगा, उसका ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, इसे हम हिंदी में कानूनी अधिकार भी कह सकते हैं, न्याय अधिकार भी बोल सकते हैं, कार्य क्षेत्र भी बोल सकते हैं। तो हम सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र को भी पढ़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट के कार्यों को भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलें आगे। अब बेटा ज्यूरिडिक्शन का मीनिंग तो आपने समझ ही लिया, लीगल पावर और अथॉरिटी। तो ज्यूरिडिक्शन वो पावर है जिसका यूज़ कोर्ट करती है, सुप्रीम कोर्ट करती है। किसके लिए करती है बेटा, निर्णय देने के लिए, टू कैरी आउट जजमेंट। टू कैरी आउट जजमेंट का मतलब क्या हो गया, निर्णय देने के लिए, फैसले देने के लिए, वर्डिक्ट सुनाने के लिए। ठीक है, दूसरा टू इंटरप्रेट लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर भी सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है कि जब भी पार्लियामेंट कोई लॉ बना देंगे और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है या ये लॉ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। उसको पार्लियामेंट को मजबूर कर सकता है कि भाई ये कानून आप रिपील करो, इस कानून को आप ख़त्म कर दो। तो टू इंटरप्रेट लॉ, इसका मतलब क्या हुआ, कानून की व्याख्या करना, कानून सही है नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, ये ताकत भी किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो टू इंटरप्रेट लॉज का मतलब क्या होता है, कानूनों की व्याख्या करना, बताना कानून सही है कि नहीं। भले ही कोई कानून पार्लियामेंट ने पास भी क्यों नहीं कर दिया हो, पर अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि नहीं ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, इसके होने से कंट्री में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को नल एंड वॉइड घोषित कर देगी, बोलेगी भाई ये लॉ आप पार्लियामेंट इसे वापस लो, रिपील करो। जैसे अभी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने फार्मर्स लॉ अपना दिए थे, पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेरेंस किया और फिर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने फार्मर्स लॉ को वापस ले लिया। तो इतनी शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो किसी भी लॉ को रिपील करा सकती है। ठीक है, तो टू इंटरप्रेट लॉज का मतलब समझ में आ गया। और तीसरा है टू सेटल डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, झगड़े, लड़ाई, विवाद। तो विवादों को निपटाने के लिए भी ज्यूरिडिक्शन का यूज सुप्रीम कोर्ट करती है। ज्यूरिडिक्शन क्या है, लीगल पावर और अथॉरिटी। तो इस लीगल पावर, इस लीगल अथॉरिटी का यूज सुप्रीम कोर्ट किस किस के लिए करती है, जजमेंट लेने के लिए, लॉस को इंटरप्रेट करने के लिए, जो कानून बनाए गए हैं उनकी व्याख्या करने के लिए, और झगड़ों को, विवादों को सुलझाने के लिए। तो क्या ये 3 लाइनें क्लियर हैं आपको, हो जानी चाहिए बेटा। अब तो एक एक वर्ड को तोड़ के बिठाया है। चलो, अब अगर हम बेटा सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसके पास एक्सटेंसिव ज्यूरिडिक्शन है, मतलब इसकी लीगल पावर, लीगल अथॉरिटी वाला जो एरिया है बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पास बहुत ज़्यादा व्यापक क्षेत्र अधिकार है, न्याय अधिकार है, मतलब इनका जो ज्यूरिडिक्शन एरिया है वो बहुत बड़ा है, बहुत एक्सटेंसिव है। ठीक है, ये 2 केसेस देखती हैं, एक तो ओरिजिनल केसेस, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जैसे अगर कोई हमारे फंडामेंटल लॉज को वायलेट करता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जब 2 स्टेट गवर्नमेंट लड़ेंगी तो वो केस कहाँ जाएगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जब एक स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रॉब्लम होगी तो वो केस भी कहाँ पर ही जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिनल, मतलब ये पहली बार ही लड़े जाएंगे कहाँ पर, सीधे सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा अपीलिएट। तो अपीलिएट का मतलब क्या है कि अगर पहले मेरा केस हाई कोर्ट में चला पर मैं उसके वर्डिक्ट से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं अपने केस को लेके कहाँ जा सकती हूँ, सुप्रीम कोर्ट। तो जब मेरा केस जो ऑलरेडी एक बार हाई कोर्ट में लड़ा जा चुका है उसके फैसले, उस वर्डिक्ट के अगेंस्ट में अगर मैं अपील सुप्रीम कोर्ट में करती हूँ तो इसे क्या कहा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, तो
सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सटेंसिव ज्यूरिडिक्शन है, दोनों ही केसेस में ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन भी है, अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन भी है। इसके बाद एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन भी है। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन की बात समझो जरा। जैसे प्रेसिडेंट को लगता है कि भाई वो किसी मैटर में सुप्रीम कोर्ट से राय ले, मशवरा करे, तो एडवाइस भी सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सटेंसिव ज्यूरिडिक्शन एरिया है। ये बात समझो, किस किस मैटर में? ओरिजिनल, जो पहली बार सुप्रीम कोर्ट में लड़े जाएंगे। अपीलिएट, जो पहले कहीं किसी कोर्ट में लड़े हैं, अब जाके सुप्रीम कोर्ट में आए। और तीसरा एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन और एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, इट इज फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या भी कौन ही करता है बेटा? सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी बात लिखी है, उस बात का क्या मतलब है, ठीक है, उसको हर एंगल से बताने का काम कौन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बातों का मतलब बताने का राइट भी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। कई बार ऐसा होता है कि दो स्टेट गवर्नमेंट एक ही स्टेटमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ के अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर लेती है। कौन सा इंटरप्रिटेशन फाइनल होगा, ये कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो तीनों ज्यूरिडिक्शन एरिया समझ में आ गया बेटा आपको, ओरिजिनल, अपीलिएट और एडवाइजरी। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन का भी फाइनल इंटरप्रेटर कौन ही होता है? सुप्रीम कोर्ट। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन को, कि भाई ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन वो एरिया है जहाँ पर फर्स्ट हैंड केसेस सीधे कहाँ पर ही लड़े जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में, जिनकी हियरिंग कहाँ पर ही होगी? सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन को हम क्या भी कहते हैं बेटा? मूल क्षेत्राधिकार। ओरिजिनल है, मूल है ना? मूल क्षेत्राधिकार या ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, इसका मतलब क्या हो गया? वो केसेस है ना जिनकी सुनवाई पहली बार कहाँ पर ही होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी, जिनके लिए फैसले सीधे कहाँ ही लिए जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में ही लिए जाएंगे। तो बेटा कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो फर्स्ट इंस्टांस में, जिनकी पहली सुनवाई, जिनके लिए पहला डिसीजन कौन ही लेगा? सुप्रीम कोर्ट ही लेगा। उन्हें हम क्या कहते हैं? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन वो सारे केसेस हैं जहाँ पर सुनवाई पहली बार सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही होगी, उस सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाएंगे, उन पर फैसला कौन ही लेगा? सुप्रीम कोर्ट ही लेगा। बेटा अब हम वन बाय वन वो सारे केसेस देखेंगे, है ना, जिनमें सुनवाई करने का राइट सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन एरिया किस किस केस में है, अब हम वो देखेंगे। पहला केस कौन सा होगा बेटा? जब डिस्प्यूट, जब विवाद होगा किस किस के बीच में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट, और किसके बीच में? या तो एक स्टेट लड़ रहा होगा या एक दो स्टेट लड़ रहे होंगे, किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। जब डिस्प्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में हो, एक दो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, तो ये केस कहाँ ही जाएगा? सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। जैसे आप अभी दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को बार बार सुनते होंगे, वो बार बार बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हमें ये नहीं करने देती, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें वो नहीं करने देती। तो अगर कोई केस बन जाए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, तो वो कहाँ ही जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। फिर कई बार ऐसा होता है कि दो स्टेट्स आपस में लड़ने लगते हैं, जैसे केरला कर्नाटका की लड़ाई हो जाए, केरला तमिलनाडु की लड़ाई हो जाए, भले वो रिवर वाटर को लेके हो जाए या किसी और बात पे हो जाए। तो जब दो स्टेट इन्वॉल्व होंगे तब इनका केस भी कहाँ लड़ा जाएगा बेटा? सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ा जाएगा। ठीक है, फिर कोई ऐसा डिस्प्यूट हो जिसमें यूनियन एंड एनी स्टेट ऑन वन साइड एंड अदर स्टेट्स ऑन द अदर साइड। ठीक है, एक साइड में स्टेट और यूनियन हो, दूसरे साइड में दूसरा स्टेट हो, तो ऐसे केसेस भी कहाँ ही लड़े जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। ये जितने भी केसेस जो हमने ऊपर पढ़े बेटा, ये सारे डिस्प्यूट्स एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन के अंदर आते हैं। रिगार्डिंग ऑल द अबव डिस्प्यूट द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन। ये ABC तीनों ही केसेस किसी और कोर्ट में नहीं लड़े जाएंगे। इनमें सुनवाई का जो राइट है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का जो मैकेनिज्म होगा, उसको कौन ही करेगा? सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। ठीक है, और किसी कोर्ट में ये केसेस नहीं जाएंगे। तो क्या बात समझ में आ गई? दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये जितने भी डिस्प्यूट हैं ABC,
समझ में आए ना आपको कि दो स्टेट लड़ रहे हो, एक स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट लड़ रही हो, एक साइड में यूनियन और स्टेट हो, दूसरे साइड में दूसरा स्टेट हो। ये तीनों ही केसेस सुने और डिसाइड किए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, किसी और कोर्ट में बिल्कुल भी नहीं। दीज डिस्प्यूट्स कैन नॉट बी हर्ड एंड डिसाइडेड इन बाय अदर कोर्ट। कोई और कोर्ट नहीं सुनेगी, न इनमें कोई डिसीजन देगी। ये एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन एरिया है किसका? सुप्रीम कोर्ट का। क्लियर है? फिर हम पढ़ेंगे। अब बेटा एक वर्ड का मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, वो सुन लो। वर्ड क्या है? सूट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? जब भी आप कोर्ट में याचिका लगाते हो, एप्लीकेशन देते हो न्याय मांगने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? सूट। ठीक है, सूट क्या है बेटा? एक जेनेरिक टर्म है फॉर एनी फिलिंग ऑफ कंप्लेंट और पिटिशन आस्किंग फॉर लीगल रेड्रेस बाय जुडिशियल एक्शन। ठीक है, जुडिशियल एक्शन के थ्रू जब हम हमारी किसी शिकायत पे काम करवाना चाहें, कोर्ट में हम अपील करें, कोर्ट में हम पिटीशन दाखिल करें, कंप्लेंट करें, तो उसे क्या कहते हैं? सूट। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाते हैं हम। कहाँ थे? यहाँ पर। चलो, सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन्स सूट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो। अगर हमारे मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है? मूलभूत अधिकार। ठीक है, अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, ठीक है, तब भी हम सीधे कहाँ पहुँचेंगे? सुप्रीम कोर्ट में पहुँचेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जितने भी सूट्स होते हैं उन्हें भी कौन ही एंटरटेन करता है? सुप्रीम कोर्ट। दिस jurisdiction is not exclusive because High Court also issue writs to enforce rights। अब अगर हम इसकी बात करें कि फंडामेंटल राइट्स के जब भी कोई भी केस होंगे तो वो सीधे कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। तो बेटा ये राइट एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि कई बार हाई कोर्ट भी रिट्स इशू कर देता है फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए। अब रिट्स क्या होता है? रिट्स एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है, एक लीगल स्टेटमेंट होता है टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। कुछ करने के लिए भी ये स्टेटमेंट हो सकता है और कुछ ना करने के लिए भी स्टेटमेंट हो सकता है, जिसे रिट्स कहते हैं। तो रिट लिखने का राइट हाई कोर्ट को भी है, और कई बार फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए हाई कोर्ट भी रिट लिख देता है। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट, रिट का मतलब समझ में आया? ये एक लीगल स्टेटमेंट होता है। ठीक है, रिट्स क्या होते हैं बेटा? एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है टू डू समथिंग विच इज स्टेटिंग द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को ऑर्डर देता है, विच इज ऑर्डरिंग द गवर्नमेंट टू डू समथिंग। गवर्नमेंट या किसी और अथॉरिटी को या किसी व्यक्ति को ये करने के लिए और ये ना करने के लिए जो फॉर्मल ऑर्डर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? रिट। ठीक है, जो रिट हाई कोर्ट भी इशू कर देते हैं। बेटा अब एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान से सुन लें, समझ लें कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की बात आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में बोलते हैं संविधान। ये क्या है? रूल बुक है जिसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री रन करती है। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? मतलब बताना, व्याख्या करना, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसकी व्याख्या करने का राइट भी किसके पास ही है? सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। और ये सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन एरिया के अंतर्गत आता है। तो जब भी आप सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन एरिया को पढ़ेंगे तो उसमें ये पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है कि भाई फाइनल इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन ही करेगा? सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। भले ही कई बार ऐसा भी होता है कि ये पावर हमने हाई कोर्ट को भी दे रखी है, हाई कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन कर सकता है, पर अगर किसी केस में सुप्रीम कोर्ट को लगे कि भाई हाई कोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशन किया है, जो व्याख्या दी है, जो मतलब समझाया है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बात का, वो सही नहीं है, तो कौन डिसीजन देगा? सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा। ठीक है, तो ये भी ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर। बेटा अब हम पढ़ेंगे अपीलिएट जुरिडिक्शन। ठीक है, तो अपीलिएट जुरिडिक्शन में वो सारे केसेस आएंगे जो पहले कहीं हाई कोर्ट में लड़े जा चुके हैं, जिसमें फैसला वर्डिक्ट हाई कोर्ट दे चुका है, पर जो पार्टीज हैं वो हाई कोर्ट के डिसीजन, हाई कोर्ट के वर्डिक्ट से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो कहाँ पर अपील करेंगी? सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगी। ठीक है, बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि हाई कोर्ट में जो फैसला सुनाया जाता है उससे एक पार्टी या दूसरी पार्टी सेटिस्फाई नहीं होती, तो वो किसका दरवाज़ा खटखटाती है? सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? कोर्ट ऑफ अपील है, जिसमें आप जो डिसीजन हाई कोर्ट ने लिया था
चुका है उसको चेंज करा सकते हैं, जो सेंटेंस दिया गया है, जो सज़ा सुनाई गई है उसे कम करवा सकते हैं, कई केसेस में वो सज़ा बढ़ भी जाती है। ठीक है, चलो, तो कोर्ट ऑफ अपील इज़ वन विच में चेंज द डिसीजन, जो डिसीजन को चेंज करा सकता है, जो सेंटेंस को रिड्यूस करा सकता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिड्यूस करा सकता है, कई बार सेंटेंस बढ़ भी सकता है। ठीक, कोई बात। पर अपीलिएट जुरिडिक्शन में मतलब समझ में आया कि कहीं ना कहीं पहले उस केस की सुनवाई हो चुकी है, जो फैसला आया है उसके अगेंस्ट में अब सुप्रीम कोर्ट में लोग आए हैं कि भाई हम उसके फैसले से सेटिस्फाई नहीं है, आप एक बार फिर से तथ्यों को जानिए, समझिए और फिर डिसीजन दीजिए। तो यहाँ पर किस किस डिसीजन को चेंज कराया जा सकता है? लोअर कोर्ट के। ठीक है, सेंटेंस को रिड्यूस कराया जा सकता है, जो सेंटेंस किसने दिया होगा? लोअर कोर्ट में। जो सुप्रीम कोर्ट है वो फाइनल कोर्ट होता है अपील के लिए। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई लीगल अथॉरिटी नहीं होती जहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट में चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट फाइनल है, इसके ऊपर कुछ नहीं होता है। जो अपील होती है सुप्रीम कोर्ट में वो किसी भी जजमेंट के लिए हो सकती है, किसी भी फाइनल ऑर्डर के लिए हो सकती है जो किसने दिया हो? हाई कोर्ट ने दिया हो। इंडिया में जो हाई कोर्ट है, अगर उनके फैसले के खिलाफ कहीं अपील होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट में होगी। जो अपीलिएट जुरिडिक्शन होते हैं वो किस किस केसेस में हो सकते? अब हम अपीलिएट जुरिडिक्शन में सबसे पहले देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को। तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनल पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की वो किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। पर हर हाई कोर्ट के पास भी पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बातों की व्याख्या कर सकता है। पर मैंने क्या बोला कि फाइनल अथॉरिटी तो कौन ही होगा? सुप्रीम कोर्ट ही होगा। तो हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर पाए, कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या कर पाए, रिट इशू कर पाए। रिट भी अभी हमने पढ़ा कि रिट क्या होती है? एक फॉर्मल ऑर्डर होता है, लीगल ऑर्डर होता है किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। और ये टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग क्यों करना है? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उन्हें हमें एनफोर्स कराना है। ठीक है बात। तो फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट कराने के लिए कई बार रिट इशू कौन कर देता है? हाई कोर्ट कर देता है। कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन भी दे देता है। पर फाइनल वर्ड, लास्ट वर्ड तो किसका ही होगा? सुप्रीम कोर्ट का होगा। सुप्रीम कोर्ट ने देखा और उसे लगा कि नहीं यार, यहाँ पर हाई कोर्ट ने प्रॉपर इंटरप्रिटेशन नहीं दिया है, जो रिट इशू की है वो सही नहीं है, तो कौन इंटरफेयर कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। या तो जो एग्रीव्ड पार्टीज होती हैं, जो हाई कोर्ट का डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होती हैं, गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं कि भाई देखो हाई कोर्ट ने ये रिट इशू की और ये गलत है, हमें ये गलत लगती है, आप एक बार इसकी जांच पड़ताल करो। तो सुप्रीम कोर्ट काम करेगा। अपील सुप्रीम कोर्ट में आएगी किसके जजमेंट के खिलाफ? हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ। अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई कर देता है कि भाई इसमें ये जो केस था उसमें इंटरप्रिटेशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, हाई कोर्ट सर्टिफाई कर दे तो फिर एक बात ही अलग हो गई। ठीक है कि भाई इस पर्टिकुलर केस में ऐसा हुआ था। पर कई बार हाई कोर्ट रिफ्यूज़ कर देता है, वो सर्टिफिकेट नहीं देता, तो ऐसे में जो उच्च न्यायालय होगा, जो सुप्रीम कोर्ट होगा, वो क्या करेगा? स्पेशल परमिशन दे देगा, स्पेशल लीव दे देगा, भैया कि तुम्हें विशेष अनुमति है, तुम अपील कर सकते हो। ठीक है, एक बार हिंदी में सुन लो। यदि उच्च न्यायालय ऐसा प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दे, वो सर्टिफाई करने से मना कर दे, तो सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे देता है कि ठीक है भाई तुम ऐसा कर सकते हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सिविल केसेस को। बेटा अब हम पढ़ेंगे सिविल केसेस को। तो भाई सुप्रीम कोर्ट में सारे सिविल केसेस गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट ख़त्म ही हो जानी है, क्योंकि 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरीज, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, कैसे कितने केस सॉल्व कराएगा सुप्रीम कोर्ट? पॉसिबल ही नहीं है। तो बेटा सुप्रीम कोर्ट में वो ही केसेस जाते हैं जिनमें हाई कोर्ट स्पेशल सर्टिफिकेट दे दे। ठीक है, हाई कोर्ट सर्टिफाई कर दे कि भैया ये केस सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ा जाना चाहिए, तो बस वही केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाएगा रिलेटेड टू सिविल केसेस। ठीक है, या तो फिर अपील के लिए जाएगा, वो तो बात ही अलग हो गई है ना। अब सिविल केसेस में कौन कौन से केसेस जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, किन किन की सुनवाई हो सकती है जिनमें हाई कोर्ट ये सर्टिफाई कर दे? पहला कि भाई ये जो केस है इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चंस है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो जनरल इम्पोर्टेंस से जुड़े हुए हैं।
ठीक है। सब्सटेंशियल क्वेश्चन है कानून के ऊपर जो किससे जुड़े हुए हैं, जनरल इम्पोर्टेंस से जुड़े हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आप ही सुनवाई करें और बताएं क्या सही है और क्या सही नहीं है। ठीक है। ऐसे मामले जिनमें सामान्य महत्व के कानूनों के महत्वपूर्ण प्रश्न हों। ठीक है। सब्सटेंशियल क्वेश्चन का मतलब है महत्वपूर्ण प्रश्न। जनरल इम्पोर्टेंस मतलब का क्या हुआ, सामान्य महत्व मतलब मेरे भी काम के हैं, आपके भी काम के हैं, किसी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति के भी काम के हैं, किसी हाई राइजिंग बिल्डिंग में रहने वाले व्यक्ति के भी काम के हैं। मतलब जनरल इम्पोर्टेंस के जो मैटर हैं और उनमें जो लॉज हैं, अगर उस पर कोई क्वेश्चन है तो वो कहाँ पर ही जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। अगर ऐसा किसको लगता है, हाई कोर्ट को लगता है। दूसरा, ठीक है, अगर हाई कोर्ट को ये लगे कि भाई ये जो बात है ये सुप्रीम कोर्ट में ही सॉल्व होनी चाहिए। ठीक है। हाई कोर्ट अगर ऐसे डिक्लेयर कर दे कि मुझे ऐसा लगता है इस बात पे सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही होनी चाहिए, ठीक है, तो वो केस भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगे दैट द क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, इस क्वेश्चन पे तो आंसर सिर्फ किसको देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को ही देना चाहिए, तो भी वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है। और इन मामलों में, ए और बी दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट के पास भी राइट है। ठीक है। वो चाहे तो अपने पास केस बुलवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई बार नहीं लगाई गई है इन मैटर्स को लेके। ठीक है। वो जब चाहे जब इन केसेस के लिए भी अपील करवा सकता है। अगर उसको लगता है कि ये केस सुटेबल है, ये मेरे पास आना चाहिए, तो वो उन्हें बुलवा सकता है। देयर इज़ नो स्पेशल बार ऑन सुप्रीम कोर्ट्स पावर टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील इन सुटेबल केसेस। अब हम पढ़ेंगे अपील इन क्रिमिनल मैटर्स। ठीक है। तो देयर आर टू वेज, दो तरीके हैं जिनमें अपील की जा सकती है। बेटा अभी आपने क्या पढ़ा कि क्रिमिनल मैटर्स में आप दो तरीके से अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि ये पहला जो तरीका होगा वो विदाउट अ सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट के बिना। तो इसमें भी हमें दो कंडीशन पढ़नी है, ए और बी। पहले ए पे फोकस करेंगे हम। अगर देखो कोई सेशन जज है वो अक्यूज को छोड़ देता है, ठीक है, सेशन जज ने फैसला सुनाया और उसमें आरोपी को बरी कर देता है कि भैया जो उसके ऊपर आरोप लगाए गए थे वो सही नहीं है, वो उसने आरोपी को बरी कर दिया, छोड़ दिया। पर हाई कोर्ट ऑन एन अपील फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार की अपील पे हाई कोर्ट सेशन कोर्ट के जो वर्डिक्ट था उसको रिवर्स कर दे और फाइनली जो अक्यूज था उसको क्या दे दे, सेंटेंस टू डेथ। ठीक है। बेचारे आरोपी को क्या दे दे, सजाए मौत। जिस आरोपी को सेशन जज छोड़ चुका था उस आरोपी को क्या दे दिया है अब हाई कोर्ट ने, सरकार के कहने पे, है ना, या सरकार के कहने पे उसकी केस की फिर से सुनवाई की और सुनवाई करके उसको क्या दे दिया, सेंटेंस टू डेथ। तो ऐसे जो केसेस होंगे वो सुप्रीम कोर्ट में सुने जा सकते हैं। इन केसेस के खिलाफ अपील की जा सकती है, भले ही हाई कोर्ट सर्टिफिकेट इशू करे या ना करे। फिर से ध्यान से सुन लो, सेशन जज ने पहले आरोपी को बरी कर दिया कि इसके ऊपर कोई आरोप नहीं है, जो भी था वो सब गलत है। फिर सरकार के कहने पे हाई कोर्ट ने फिर से उसकी सुनवाई की और उस बेचारे बंदे को सजाए मौत दे दी, है ना। तो ये केस जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा, अब देखो दूसरा केस जरा ध्यान से सुनना। इस केस में क्या होगा बेटा, हाई कोर्ट क्या करेगा, विड्रॉ करा लेगा केसेस को, किससे, सबॉर्डिनेट कोर्ट से। एक कोई केस होगा जो सबॉर्डिनेट कोर्ट में चल रहा होगा तो हाई कोर्ट कहेगा नहीं नहीं भैया ये आपके जुरिडिक्शन एरिया में नहीं आता, आपकी जो लीगल पावर और जो लीगल अथॉरिटी उसमें ये केस नहीं आता, ये केस आप हमें ट्रांसफ़र कर दो। फिर से ध्यान से सुनना, वो केस कहाँ लड़ा जा रहा था, सबॉर्डिनेट कोर्ट में। उसको हाई कोर्ट विड्रॉ करा के अपने यहाँ ले आता है और वहाँ पर वो मृत्यु दंड दे दे, किसी आरोपी को दोषी ठहरा दे और उसे क्या दे दे, मृत्यु दंड दे दे, तो ये केस भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। फिर से ध्यान से सुनो, इफ़ द हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट किसी केस को विड्रॉ करा ले किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट से और वहाँ पर कन्विक्ट कर दे अक्यूज्ड को, आरोपी को, सेंटेंस टू डेथ, उसे सजाए मौत दे दे, तो ये केस भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। यहाँ पर हमें हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अब अभी बेटा हमने विदाउट सर्टिफिकेट पढ़ा, विदाउट सर्टिफिकेट में दो केसेस पढ़े, ए और बी। अब हम दूसरा केस पढ़ेंगे विथ सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट, जहाँ पर हाई कोर्ट खुद ही सर्टिफिकेट इशू कर दे। ठीक है।
आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं अगर हाई कोर्ट ने कुछ सर्टिफाई कर दिया है कि ये जो केस है ये पूरा सुटेबल है, फिट है, वन फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, कि भाई इसकी सुनवाई तो सुप्रीम कोर्ट में ही होनी चाहिए, तो वो केस भी कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। बेटा अब हम पढ़ेंगे एडवाइजरी और कंसल्टेटिव जुरिडिक्शन। मतलब हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास पूरी पावर है कि वो जब चाहें जब सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, उनके साथ किसी भी मैटर को कंसल्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट को एडवाइस देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो क्या होता है एडवाइस लेने का मतलब? सलाह ले लेना, ठीक है, परामर्श कर लेना, बातचीत कर लेना, किसी कन्फ्यूजन को दूर कर लेना, अगर प्रेसिडेंट को लगता है किसी लॉ से रिलेटेड तो वो कर सकता है। ठीक है, एडवाइजरी मतलब क्या होता है? सलाह। ठीक है, कंसल्टेशन करना मतलब परामर्श करना, वही सलाह मशवरा कर लेना। क्या होता है एडवाइजरी जुरिडिक्शन? तो जो प्रेसिडेंट होता है उसे कई बार ज़रूरत लगती है यार कि मैं सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन को भी देख लूँ, सुप्रीम कोर्ट के इस बात पे क्या विचार है। ठीक है, जब भी कोई कानून हो, अगर सुप्रीम कोर्ट उस पे हो सकता है कुछ अच्छा बता दे, ऐसी सोच होती है प्रेसिडेंट की कि भाई मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या सोचती है इस विषय में, इसलिए वो जाके सुप्रीम कोर्ट से बात कर सकता है। और स्पेशली कौन से लॉज के रिगार्ड में प्रेसिडेंट बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से? पब्लिक इम्पोर्टेंस। भाई अगर कोई ऐसा डिसीज़न लिया जा रहा है जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व है, पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, और प्रेसिडेंट को कहीं पर भी डाउट है तो वो सुप्रीम कोर्ट से उनके व्यूज़, उनके ओपिनियन को जान सकता है। क्वेश्चन मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट जनरल और वेग। पर ये ध्यान रखना पड़ेगा प्रेसिडेंट को कि क्वेश्चन स्पेसिफिक हो, जनरल ना हो, वेग ना हो। ठीक है, तो भैया विशिष्ट स्पेसिफिक प्रश्न ही होने चाहिए, जनरल या अस्पष्ट, कंफ्यूजिंग कुछ भी ऐसे अनबन कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट इट्स ओपिनियन। सुप्रीम कोर्ट पहले प्रेसिडेंट की बात सुनेंगे, जो भी उन्होंने राइटिंग में दिया होगा उस सबको प्रॉपर पढ़ेंगे, फिर अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर देंगे। आफ्टर सच हियरिंग एज इट थिंक्स फिट, अगर सब सुनने के बाद, देखने के बाद उनको लगेगा कि यार मुझे कुछ अपने ओपिनियन देने चाहिए तो वो दे देंगे। 2 पॉइंट्स नीड टू बी मेड अबाउट दिस। 2 पॉइंट आपको ज़रा ध्यान में रखने हैं। सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो व्यूज ओपिनियन दे और ना चाहे तो ना दे। ठीक है, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन। सुप्रीम कोर्ट की कोई मजबूरी नहीं है, उसने ठीक है दे दी प्रेसिडेंट को एडवाइस तो दे दी, और नहीं दी तो नहीं दी। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि वो अपनी ओपिनियन दे, एक्सप्रेस करे, ठीक है, अपनी बातों को, जो क्वेश्चन उसके पास सबमिट हुए हैं उनके ऊपर। सेकेंड, जो एडवाइजरी ओपिनियन होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो प्रेसिडेंट को भी बाइंड नहीं करता। अब जैसे प्रेसिडेंट को लगा कि यार ये लॉ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, है ना, सुप्रीम कोर्ट बोल दे नहीं आना चाहिए, पर प्रेसिडेंट कोई बाइंड नहीं करेंगे इसके डिसीजन से। बाद में सुप्रीम प्रेसिडेंट की सोच बदल जाए तो सोचे नहीं यार ठीक है ये लॉ, तो वो लॉ आ भी सकता है, वो कानून बन सकता है। आई बात समझ में? फिर सुप्रीम कोर्ट अपना काम करे तो करे, पर यहाँ पर दोनों ही बातें ध्यान से सुन लो आप। 2 केसेस बन रहे हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी बाउंड नहीं है कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस दे, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करे। दूसरा, प्रेसिडेंट भी बाउंड नहीं है कि एक बार उसने क्वेश्चन पूछ लिया सुप्रीम कोर्ट ने एक्स बोला तो उसे एक्स ही करना है, वाई बोला तो वाई करना, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ दोनों एक दूसरे के ऊपर तलवार नहीं लटका सकते। ठीक है, प्रेसिडेंट को मानना होगा तो मानेगा, नहीं मानना होगा तो नहीं मानेगा। सेकेंड, जो एडवाइजरी ओपिनियन जो सुप्रीम कोर्ट में दिया है वो भी बाइंड नहीं करेगा प्रेसिडेंट को और ऑन अदर कोर्ट्स, बिकॉज इट इज़ नॉट अ जुडिशियल डिसीजन। कोई जुडिशियल डिसीजन तो है नहीं। बेटा अगर हम पास्ट की बात करें तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन को मांगा है, बहुत सारे मैटर्स पे मांगा है। 1957 में प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने क्या किया था, एडवाइस ली थी। किसकी एडवाइस ली थी? सुप्रीम कोर्ट की। कब ली थी? केरला एजुकेशन बिल पर। 1957 में हमारे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के व्यूज़ ले चुके थे, किस पे? केरला एजुकेशन बिल पे। तो पास्ट में ऐसा बहुत बार हुआ है। ठीक है, 1993 में प्रेसिडेंट ने फिर एडवाइस ली सुप्रीम कोर्ट की,
वेदर अ टेम्पल ओरिजिनली एग्जिस्टेड एट द साइट वेयर बाबरी मस्जिद सब्सिक्वेंटली स्टोर्ड। फिर प्रेसिडेंट गए सुप्रीम कोर्ट के पास कि भाई बताओ क्या सच में मंदिर था वहाँ पर जहाँ पर आज बाबरी मस्जिद है। तो पहले 1957 में प्रेसिडेंट ने एडवाइस ली सुप्रीम कोर्ट की किस बात पे, केरला एजुकेशन बिल पे। फिर 1993 में प्रेसिडेंट ने फिर एडवाइस दी सुप्रीम कोर्ट की किस बात पे कि यार बताओ भैया क्या बाबरी मस्जिद जहाँ पर है पहले मंदिर था। सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन टू रिपोर्ट द प्रेसिडेंट इट्स ओपिनियन ऑन द कंट्रोवर्शियल अयोध्या डिस्प्यूट। और सुप्रीम कोर्ट ने हाथ जोड़ लिए अयोध्या टेम्पल डिस्प्यूट पे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल था। तो उन्होंने यहाँ पर अपने ओपिनियन को दिया ही नहीं, रिपोर्ट सबमिट ही नहीं करी। क्लियर है। 1957 में जहाँ पर केरला एजुकेशन बिल की बात थी तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने व्यूज़ को रखा, विचारों को रखा। पर बाबरी मस्जिद वाला जो केस था, अयोध्या का जो केस था, रामलला का जो केस था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन कर गई। उसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट नहीं किया, अपने ओपिनियन को प्रेसिडेंट के साथ शेयर नहीं किया। अब जरा ध्यान से सुनना। कन्विक्टेड एमपी एमएलए टू लूज सीट्स राइट अवे, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए को उनकी सीट गंवानी पड़ी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपने कोई ऐसा अपराध किया है, आपके ऊपर कोई ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस है जिसमें 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है, ठीक है। तो आप फटाफट अपनी सीट छोड़ दें, आप डिस्क्वालीफाइड हैं, ठीक है। और आप अपने ऑफिस में नहीं रह सकते, भले ही आप हमारे फैसले के खिलाफ अपील ही क्यों ना कर दें। 10 जुलाई 2013 को सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुना दिया कि 2 साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले किसी भी दोषी को, किसी भी अपराधी को, ठीक है, अपनी जीती हुई सीट को तुरंत छोड़ना पड़ेगा, उसे अयोग्य घोषित कर दे रहे हैं हम। और ऐसा नहीं है कि वो ऑफिस में कंटिन्यू रहेगा क्योंकि उसने अपील कर दी, बिल्कुल भी नहीं। आपने अपील की भी है तो भी आप घर बैठे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट है तो पावरफुल। बेटा ये जो टॉपिक है प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, ये ओमिटेड है ना, ये नहीं है। तो हम सीधे किस पे आ जाते हैं, रिवाइजरी फंक्शंस पे। पावर टू रिव्यू इट्स जजमेंट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो जजमेंट्स को रिव्यू कर सके। सुप्रीम कोर्ट है उसके पास इतनी शक्तियाँ दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि जो जजमेंट प्रोनाउंस हो चुका है उसके द्वारा उन पे भी वो रिव्यू कर सकती है। ये जो प्रोविज़न है ये दिखाता है ह्यूमन जजमेंट इज़ फॉलिबल। देखो ह्यूमन एरर, ठीक है। ये जो वर्ड फैलिबल है या फेलबल है, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा कि भाई जो डिसीज़न लिया गया है उसमें हो सकता है कुछ गलतियाँ हों। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फंक्शन है कि भाई वो अपने द्वारा, खुद के द्वारा दिए गए किसी भी जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, यही दिखाता है कि ह्यूमन जजमेंट जो हैं वो फेलिबल है, उनमें हो सकता है कुछ गलतियाँ हों। द कोर्ट इज़ ऑल्सो कैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक। अब भैया जो जज हैं वो भी तो क्या ही हैं, इंसान ही हैं, उन्होंने हो सकता है कोई गलत डिसीज़न दे दिया हो। तो कई बार ऐसा हुआ है और इसी को सही करने के लिए रिवाइजरी जुरिडिक्शन आया है कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसको कोई गलत डिसीज़न दे दिया है तो वो उसको रिव्यू कर सकती है। इट मे देयर फॉर करेक्ट समथिंग दैट वॉज मिसजज्ड, वो उसको करेक्ट कर सकती हैं जो उसने मिसजज कर दिया, जिस पे गलत फैसला दे दिया है। एक जजमेंट पास किया था 10 अप्रैल 2002 में सुप्रीम कोर्ट में, कहा था कि एक मिनट भाई, सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि सिचुएशन अराइज होगी, पर कब होगी, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में, कभी कभार ऐसा होगा जहाँ पर रिकन्सिडरेशन की ज़रूरत होगी फाइनल जजमेंट पे, ठीक है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, जिससे बेटा जस्टिस का मिसकैरेज ना हो, टू सेट राइट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर ये जो मिसकैरेज है ये बायोलॉजी वाला मिसकैरेज नहीं है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो मिसकैरेज है उसका मीनिंग क्या है, एन आउटकम इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग दैट इज अनजस्ट, ठीक है, ध्यान से सुनना। एन आउटकम इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग दैट इज अनजस्ट, कई बार हम ऐसा फैसला सुना देते हैं जो सही नहीं था, ठीक है।
और इजी लैंग्वेज में सुनना हो तो क्या बोलोगे आप इसको बेटा? एन एरर मेड इन कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, एक ऐसी गलती जिसकी वजह से किसी मासूम को सज़ा सुना दी गई हो, या कोई एक ऐसा फैसला जिसमें जो गुनहगार हो उसे छोड़ दिया गया हो। ठीक है, तो मिसकैरेज का ध्यान रखना, यहाँ पे ये मिसकैरेज बायोलॉजी वाला मिसकैरेज नहीं है। कौन सा मिसकैरेज है? एरर मेड इन कोर्ट। ठीक है, या आउटकम इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग दैट इज अनजस्ट। एक ऐसा फैसला सुनाया गया जो सही नहीं था। तो भैया कोर्ट भी कहता है कि वो अपनी गलतियों को कंटिन्यू नहीं रखना चाहता, जिस और अगर ऐसा हुआ तो बेटा जनरल पब्लिक वेलफेयर के लिए ये सही नहीं है, ये उसको डैमेज करेगा, इसको हार्म करेगा। इसीलिए हम कई बार हमारे द्वारा लिए गए डिसीजंस को भी रिव्यू कर लेते हैं, अगर हमें कई बार ऐसा लगे कि कोई कहीं कुछ गलती हुई है तो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। किसको पढ़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट को हम कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है भाई, ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? पहला, क्योंकि जितनी भी हियरिंग्स होती हैं, जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, इन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, कि फ्यूचर में अगर एविडेंस की ज़रूरत हो, कहीं पर टेस्टिमनी की ज़रूरत हो, तो इन्हें यूज़ किया जा सके। आप लोगों ने जब भी लॉयर चैम्बर को देखा होगा, किसी वकील के घर को देखा होगा, तो वो जो मोटी मोटी बुक्स रखी रहती हैं ना, वो मोटी मोटी बुक्स क्या होती हैं? यही सारे रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, केसेस के। दे आर नॉट टू बी क्वेश्चनड व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड बिफोर एनी कोर्ट। इन्हें क्वेश्चन नहीं किया जाएगा बेटा जब भी ये किसी कोर्ट में प्रोड्यूस होंगे। द जजमेंट्स आर इन नेचर ऑफ प्रेसिडेंट्स। इन्हें किसकी तरह देखा जाएगा? प्रेसिडेंट्स की तरह देखा जाएगा। जितनी भी हाई कोर्ट्स होंगी, जितनी भी दूसरी कोर्ट्स होंगी, वो सिमिलर डिसीजन दे सकती हैं सिमिलर केसेस में। अगर दो सिमिलर केसेस होते हैं हाई कोर्ट में या किसी लोअर कोर्ट में, जैसा ही केस पहले सुप्रीम कोर्ट में लड़ाया जा चुका हो, तो वो उस बुक को उठाएंगे, पढ़ेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या देखा, क्या किया। वैसा ही फैसला हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट भी दे सकती हैं। बेटा सेकेंड रीज़न क्या है? कि जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है उसके पास इतनी ताकत होती है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करे, हाई कोर्ट की अवमानना करे, तो वो उसे भी पनिश कर सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब आप कोई ऐसी बात करें जहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट के डिग्निटी को, हाई कोर्ट के डिग्निटी को हर्ट कर रहे हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, तो वो आपको पनिश कर सकता है। अरुंधति राय कौन थी बेटा? अभी हैं, जिंदा है, खैर अभी थोड़े दिन पहले भी इन पे कंट्रोवर्सी बनी थी। अरुंधति रॉय एक बुकर प्राइज़ विनर हैं। उन्होंने कहा कि जस्टिस पटनायक के मोटिव्स गलत थे। ठीक है, जब उन्होंने मेरे ऊपर लगाई हुई पेटिशन याचिका को एंटरटेन किया, उन्हें इस याचिका को एंटरटेन ही नहीं करना चाहिए था। मतलब अरुंधति रॉय जस्टिस पटनायक के खिलाफ बोलती हैं कि उनके जो मोटिव्स थे वो सही नहीं थे, है ना, जब उन्होंने मेरे ऊपर लगाई गई पेटिशन को एंटरटेन किया। ये जो वर्ड इम्प्यूटेड है, इसका मतलब होता है आरोप लगाना। तो जो अरुंधति राय थी, उन्होंने आरोप लगाया कि जस्टिस पटनायक ने सही नहीं किया, उन्हें उन याचिकाओं को एंटरटेन ही नहीं करना चाहिए था। मार्च 2002 में जो सुप्रीम कोर्ट था, उन्होंने अरुंधति राय को 1 दिन की जेल दी और कहा कि 2,000 रुपये का फाइन भी भरो। बेटा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी अभी आप लोगों के सिलेबस से डिलीटेड है। अब हमें पढ़ना है एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो बेटा अब हम ये पढ़ेंगे पार्ट 3 में। चैप्टर बहुत बड़ा है, ये कहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग? पार्ट 3 में।